इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आ गया वो दिन जिसका था हमें इंतज़ार, जो कि है हमारे प्लगइन का पहला रिव्यू। और काफ़ी लंबे चौड़े चेंजेस और इश्यूज हमारे प्लगइन में ढूंढे गए हैं और हमें बताया गया है। और यहाँ पर पहला सबक हमें जो मिलता है वो ये है कि वाइब कोडिंग का फेंका हुआ कोड या उससे जनरेट करवाए गए फीचर्स, जो आपने देखा था कि हमारा प्लगइन तो उसने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उसने जितने ज़्यादा फीचर्स लगा दिए हैं, हर चीज़ में भी मोस्टली कुछ चीज़ें चाहिए भी ना हो एट दिस पॉइंट ऑफ आवर प्रोडक्ट फेज। तो बहुत सारी इजाफी चीज़ें होने की वजह से बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी जिनमें रेस्ट एपीआई वाला सिस्टम, जो कि अभी हमारी कोई थर्ड पार्टी ऐप हमने बनाई नहीं है, या अभी हमें उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है कि थर्ड पार्टी हम रेस्ट एपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं पर, लेकिन ऑब्वियसली वो चीज़ उसमें लगी हुई है। तो इस तरह के जैसे एसेट ऑप्टिमाइज़र वगैरह, ये भी बाद में मैंने सोचा कि ये तो मतलब जो भी कैशे का प्लगइन तो यूज़र ने हर किसी ने लगाना ही होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कैशे परफॉर्मेंस, एसेट परफॉर्मेंस वगैरह वाली बनी होती हैं। तो वो हम री इन्वेंट द व्हील कर रहे थे, जो कि हमने नहीं किया। ऑब्वियसली क्लॉड ने, जब उसने प्लान किया है प्लगइन और उसने सारी चीज़ें ये बना कर दी हैं हमें, तो उसमें से बहुत सारी अब इन चीज़ों में भी एरर्स हैं जो मैंने अभी इस ईमेल को रिव्यू किया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जब आपने इनिशियल वर्जन सबमिट करना हो, अपने प्लगइन का इनिशियल वर्जन बनाना हो अप्रूवल के लिए, तो बेहतर अप्रोच ये होती है कि आप बहुत कम फंक्शनैलिटीज़ और बेस मिनिमम फीचर्स के साथ जाएं, ताकि रिव्यूअर जो है वो आपके प्लगइन में कम फंक्शनैलिटी हो, थोड़ा कोड हो, ताकि वो रिव्यू जब हो और उसके बाद उसको फिक्स करना आपके लिए भी आसान हो। उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे एक एक मॉड्यूल जो है वो अलहदा से बनाकर अपडेट्स के तौर पर पुश किया करें अपने प्लगइन में, तो उसमें आपके पास ये जो अभी ढेरों इश्यूज हम फिक्स करेंगे उसमें से आपके पास शुरू में ही चीज़ें कम हो जाती हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं इस ईमेल को शुरू। पहली जब आपको प्लगइन आपका रिव्यू जब होता है और पहला जो आपका रिजेक्शन आती है, उसमें आपको इस तरह से ये जेनेरिक ईमेल होती है। इसमें बताया जाता है कि वॉलंटियर ने आपका प्लगइन रिव्यू किया है और फिर उसके बाद जो इश्यूज हैं वो फाउंड जो करता है, उससे पहले वो पहले वर्डप्रेस की वो डॉक्यूमेंटेशन या उसकी गाइड कोट करता है कि ये क्यों है इशू, और उसके बाद एग्जांपल फ्रॉम योर प्लगइन वो फिर बता देता है कि कहाँ कहाँ पर ये इशू है। और ये लाजमी नहीं है कि जो उसने बता दी हैं ये फाइनल है, यही इश्यूज हैं। सिमिलर इश्यूज दूसरी फाइल्स में भी हो सकते हैं। तो वो फिर आपने एक दफ़ा जो इशू आपने देख लिया है कि यार अच्छा ये वाला इशू है, तो वो आपने फिर बाकी जगह पर भी खुद से देखना है कि किसी और जगह पर भी सेम चीज़, सेम इशू तो नहीं बना हुआ। जैसे में सबसे पहला हमारा जो इशू उसने पॉइंट किया है, द लिंक टू द एजेक्स एंड पॉइंट में नोट वर्क इन सम कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, जैसे ये एडमिन एजेक्स का लिंक जो है वो उसने बताया है हमें कि ये किसी जगह पर स्टैटिक दिया हुआ है, बजाय इसके कि उसको लोकलाइज स्क्रिप्ट करके पास किया जाए। तो ये इसका ये डॉक्यूमेंटेशन वो दे देता है हमें। वैसे ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन अब ये देख लेते हैं कि ये था कहाँ। ये देखिए, क्लास प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर। तो इसको देखते हैं पहले कि कॉन्फ्लिक्ट, ये जो फिक्स्ड हमारा एजेक्स का जो पाथ है, इसको हमने रिजॉल्व करना है। और दूसरा, हम अब इस तरह करेंगे कि जो भी एक्स्ट्रा फजूल फंक्शनैलिटी है हमारे प्लगइन में जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो या एट दिस पॉइंट ऑफ आवर डेवलपमेंट हमें उनकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो वो उनको हम इंटायरली रिमूव ही कर देंगे, ताकि हमारे पास कोड बेस छोटा हो जाए और हम इजीली मैनेज और मेंटेन कर सकें।
अब क्लास प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर हमारे पास इंक्लूड्स में, क्लास प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर में हमारे पास यहाँ पर लाइन नंबर 92 के ऊपर ये बता रहा है हमें कि 92 में ये देखें। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि अच्छा, ये कैशे एक्सक्लूजन जो है वो फिक्स करने के लिए इसने कोई फंक्शन लगाया है और इसमें यूआरएल्स जो हैं वो उसने स्टैटिक इस्तेमाल किए हैं। तो वर्डप्रेस क्या कहता है कि ऑब्वियसली आप उसको एडमिन यूआरएल एडमिन एजेक्स डॉट पीएचपी उसको इस्तेमाल करें। ओके, और अब हम क्या करते हैं, अब अगेन हम क्लॉड के पास जाते हैं और इन चीज़ों को फिक्स करवाना शुरू करते हैं। जो खुद कर सकेंगे वो खुद कर लेंगे, जो क्लॉड से करवाना हो हम क्लॉड से भी करवा सकते हैं। यहाँ पर अब हम एक नई चैट स्टार्ट करते हैं। ओके, इसे हमने एक प्रॉम्प्ट दे दिया है कि हमें इश्यूज रिसीव हुए हैं, हम आपने उसे फिक्स करना है और फिक्स करते हुए वर्डप्रेस के स्टैंडर्ड्स और प्लगइन गाइडलाइंस को आपने इस्तेमाल करना है। ओके, तो अब हम ये इसे इशू देते हैं। ये आज इसे खैर है। ओके, आज काफ़ी स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है हमारे पास क्लॉड। ये तो कोई लंबा ही काम करना शुरू हो गया। ये मेरे ख्याल से सारी फाइल्स ढूंढ के उनमें करना शुरू कर दिया उसने, लेकिन बाकी फाइल्स में तो उन्होंने कहा ही नहीं कि इशू है आपका। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये इसने कहा कि आपकी इनवैलिड और डज नॉट वर्क, ये पता नहीं क्यों हमारी साइट तो चल रही है। मे भी जिस टाइम रिव्यूअर ने चेक किया है और साइट जो है वो उस वक्त नहीं चल रही होगी या कोई सर्वर डाउन होगा, क्योंकि कल परसों मैं कुछ कर भी रहा था इसके ऊपर काम, तो कुछ टाइम के लिए मे भी सर्वर डाउन था। तो चलें इसको हम मेंशन कर देते हैं कि साइट हमारी अप एंड रनिंग है। उसके बाद यूज़ WP-NQ कमांड्स, योर प्लगइन इज़ नॉट करेक्टली इंक्लूडिंग JS एंड और CSS, यू शुड बी यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शंस फॉर दिस। यानी कि किसी जगह पर हमारी जो CSS या जावास्क्रिप्ट है वो प्रॉपर इंक्लूडेड नहीं है, और इसमें NQ कमांड्स, योर प्लगइन इज़ नॉट करेक्टली इंक्लूडिंग JS एंड और CSS। ओके, एग्जांपल्स फ्रॉम योर प्लगइन, ये देखें उसने कुछ मेंशन की हैं, लेकिन आउट ऑफ टोटल 17 इंसिडेंसेस, यानी कि 17 फाइंड किए हैं उसने, उसमें से कुछ मेंशन कर दिए हैं जो मैंने आपको कहा था कि ये आपने बाकी भी खुद से देख के फिक्स करने हैं। जैसे कि क्लास एडमिन डॉट पी में लाइन 65 के ऊपर, एडमिन में क्लास एडमिन डॉट पी लाइन 65।
अच्छा, अब इसने इनलाइन सीएसएस यूज़ की हुई है। वर्डप्रेस कहता है कि जी, अब ये ऑब्वियसली वो वाइब कोडिंग के दौरान सारी चीज़ें जनरेट हुई हुई हैं। तो वर्डप्रेस कहता है कि आप जो है वो सीएसएस उसको इनलाइन ना करें, उसको आप एनक्यू करें। अ, ठीक है, तो अब हम इस सीएसएस को यहाँ से रिमूव कट करते हैं और जो हमारी एडमिन साइट पर सीएसएस है इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो jQuery है या जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं। और एडमिन डॉट जेएस में ऐड कर देते हैं, बल्कि एडमिन डॉट जेएस में हमारा काम थोड़ा डिफरेंट हुआ हुआ है, मॉड्यूलर है, इसमें हमने चीज़ें और ऐड की हुई हैं। तो हम एक नई जेएस फाइल बना लेते हैं। यहाँ यहाँ पर देखते हैं, इस जेएस फाइल में यहीं पर ऐड कर देते हैं। ठीक है। और ओके, और मेरा ख्याल है अब इंटायरली हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं रह गई है। वो हमने सीएसएस और वो वहाँ पर जावा स्क्रिप्ट हमने ऐड कर दी है। इसको हमें यहाँ से भी रिमूव करना है। ठीक है, आपने लोड करके चेक करते रहना है अपने एडमिन साइट को, चेंजेस करने के बाद के उन चेंजेस को करने के बाद कोई आपकी फंक्शनैलिटी या साइट डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। ओके, उसके बाद ये बता रहा है कि क्लास एसेट ऑप्टिमाइज़र डॉट पी एच पी में भी हमारे पास हार्ड कोडेड है। क्लास एसेट ऑप्टिमाइज़र में लाइन 198। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि जी ये क्रिटिकल सीएसएस, ये भी इनलाइन जो है वो सीएसएस प्रिंट हो रही है, और वर्डप्रेस कहता है कि जी आप एनक्यू करें। इसने ये एलिगे ऑब्जेक्शन लगा के भेजी हुई है। हालांकि ऑब्वियसली ये क्रिटिकल सीएसएस जो है ये अच्छा, प्लॉट से पूछते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। ठीक है जी, उसने डब्ल्यू पी इनलाइन स्टाइल जो है वो यूज़ कर लिया यहाँ पर इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग एवरीथिंग। ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फाइल है वो व्यूज़ काउंटर विजेट डॉट पीएचपी है। ये हमारे पास एलिमेंटोर विजेट्स में। ठीक है, इसमें हमारे पास लाइन 557। ठीक है, इसमें भी ये देखें एको हो रही है हमारी एक स्क्रिप्ट।
और ये एक व्यूज़ काउंटर का सिंपल सा विजेट है और इसमें इतनी स्क्रिप्टें और इतनी चीज़ें देखिए अब जब उसमें वाइब कोडिंग से काम हुआ हुआ तो उसमें बस उसको जो दिल किया वो लगाई गया। हालाँकि ये चीज़ें इस तरह की है तो इसमें होनी ही नहीं चाहिए थी हमारे पास। ठीक है, चलें इसको बारी-बारी अपडेट करते हैं। अ, ओके, वो भी कह रहा है कि यहाँ पर आप इनलाइन स्टाइल या इनलाइन स्क्रिप्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इनलाइन स्टाइल ही उसने कहा हुआ है। ओके, इनलाइन स्क्रिप्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं टू ऐड इनलाइन जावास्क्रिप्ट टू कोड टू प्रीवियस डिक्लेयर्ड स्क्रिप्ट्स। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एडमिन टेम्पलेट्स फीचर डॉट पीएचपी। फीचर डॉट पीएचपी पे लाइन 194। अच्छा, अब इसमें ये हमारी जो जावास्क्रिप्ट है ये फुटर में इस्तेमाल हो रही है क्योंकि हमने इसको इसमें फुटर में इसलिए रखा था कि हमने पीएचपी की वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर पास करनी थी। तो अब वर्डप्रेस उसने ये भी ऑब्जेक्शन लगा के भेज दी है कि आप इसे जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर रखें और फिर क्योंकि इसमें बॉटम में फाइल्स के अंदर ना रखें। जी, वो कह रहा है कि फॉर इनलाइन स्क्रिप्ट्स दैट कंटेन पीएचपी कंडीशंस एंड डायनामिक कंटेंट यू शुड यूज डब्ल्यूपी ऐड इनलाइन स्क्रिप्ट टू अटैच द जावास्क्रिप्ट टू एन एग्जिस्टिंग एनक्यूब स्क्रिप्ट। हियर इज हाउ टू फिक्स इट। चलें जी, हमें फिक्स्ड फाइल प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, ये भी हमारे पास उस क्लॉड के अकॉर्डिंगली तो ये फिक्स्ड कर दिया है उसने। ये तो रिव्यूअर बताएगा फिर कि नहीं इस तरह करना था, इस तरह करना था, लेकिन आप कोशिश करें कि चीज़ें एक ही दफ़ा में सारी फिक्स करके भेजें रिव्यूअर को। अच्छा जी, उसके बाद व्यूज़ काउंटर विजेट डॉट पी एच पी। ये मेरे ख्याल से इसमें पहले भी हमने देखा है। ये अब लाइन 606 पर बता रहा है तो वो मेरे ख्याल से उसके अंदर लाइन 606 देखा, वो हमने करवा लिया है फिक्स उससे। ठीक है, उसके बाद क्लास एडमिन डॉट पी एच पी में लाइन 27 वो मेरे ख्याल से ऑलरेडी नहीं किया, नहीं हमने ये। अच्छा, ये कस्टम मेन्यू आइकन जो मैंने ऐड किया था, अब जो एडमिन डॉट सी एस एस है वो हम सिर्फ एडमिन हमारे प्लगइन के एडमिन स्क्रीन पर एनक्यू कर रहे हैं, लेकिन ये जो पीस ऑफ कोड है ये मुझे चाहिए था इंटायर एडमिन में वर्डप्रेस के, ताकि ये आइकन जो है वो हमारा उसकी रिसाइजिंग जो है वो कंसिस्टेंट रहे। तो इसका आप देखते हैं कि ये हमें क्या जनरेट करके देता है। इनलाइन सी एस एस कोड जनरेट करके देगा। अच्छा, इसके दो तरीके हैं। एक तो वो कह रहा है कि इसी फंक्शन को आप रिप्लेस कर दें यहाँ पर, या जो है वो कह रहा है कि आप अल्टरनेट अप्रोच है कि इसको
आप जो है वो इसे एडमिन मेन्यू सीएसएस को, जहाँ पर आप मेन्यू आप एनक्यू कर रहे हैं स्टाइल्स अपने, उसमें आप इनलाइन स्टाइल के तौर पर इसे ऐड कर सकते हैं, या हम एक नई सीएसएस फाइल बनाकर उसे वर्डप्रेस के इंटायर जो डैशबोर्ड है उसमें भी हम एनक्यू कर सकते हैं। वो किस तरह से वो कर लेते हैं, एक कि बाज़-औक़ात में भी हमें कोई ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए कि अगर हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के लिए कोई विजेट बना रहे हैं मेन स्क्रीन के लिए, या हमारा हम कोई खूबसूरत नोटिस बनाते हैं, तो उसकी सीएसएस आउट ऑफ आवर प्लगइन स्क्रीन्स हमें चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पर इसको एक फ़ाइल बना लेता हूँ, ग्लोबल एडमिन डॉट सीएसएस, और ये जो पीस ऑफ कोड है इसको हम ले जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसका ट्रेस भी हमें यहाँ से रिमूव करना है, ये। और अब जहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट्स एनक्यू हो रही हैं एडमिन की, वहाँ पर एक स्क्रिप्ट जो है वो स्टाइल बेसिकली ऐड कर देते हैं। प्लगइन नेम, अब ये इसका आईडी है, ग्लोबल कर देते हैं इसे। अब यहाँ पर ये हमारी ग्लोबल एडमिन डॉट सी एस एस, ठीक है। अब एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, आइकन यहाँ पर भी ठीक नज़र आ रहा है। आउटसाइड आवर, ये देखा, आउटसाइड ऑफ आवर स्कोप। अच्छा, इसमें इशू ये है कि ये इसको ये चेक कर रहा है कि हमारे प्लगइन की एडमिन स्क्रीन नहीं है, तो इसे ना ऐड करो। तो यहाँ पर पहले इसके ब्लॉक बना लेते हैं, और अब एक नया ब्लॉक बनाता हूँ मैं। नहीं, ये नहीं हमें चाहिए। ये अब हमने इंटायर वर्डप्रेस डैशबोर्ड में हमने इसे एनक्यू करना है। अब ये इंक्लूड कहाँ पर हो रही थी हमारे पास? चलें जी, ये अब ग्लोबली हमारे पास सीएसएस फाइल भी आ गई, जो कि फ्यूचर प्रूफ भी हो गया काम हमारा। अच्छा, क्लास एडमिन डॉट पी एच पी लाइन 27, वो यही थी जो हमने एडजस्ट कर ली है। और इसके बाद एडमिन टेम्पलेट्स डैशबोर्ड डॉट पी एच पी, इसमें कह रहा है कि जी लाइन 276 के ऊपर। अ, ये वैसे हमारी ये सारी जावास्क्रिप्ट एडमिन डॉट जेएस में भी जा सकती है, क्योंकि इसमें पीएचपी का कोई काम हो नहीं रहा वैसे। ठीक है, फंक्शनैलिटी काम कर रही है। ठीक है, ओके। और अब हमारे पास नेक्स्ट फाइल, अब हमने ये तो फाइल उसने एग्जांपल के तौर पर दी, हमने अब खुद भी देखनी है कि किन फाइल्स में इस तरह से स्क्रिप्ट्स और स्टाइल्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। एसेट ऑप्टिमाइज़र डॉट पी एच पी,
इसमें वो कह रहा है कि लाइन 186 के ऊपर आपका ये काम हो रहा है। वो कह रहा है कि ये वैसे एक्चुअली करेक्ट जो है वो करेक्टली यूजिंग वर्डप्रेस एनक्यू फंक्शंस। ये देखिए ओरिजिनल कोड इज एक्चुअली करेक्ट। अब वो लाजमी नहीं है कि रिव्यूअर जो है वो तो बस यही देखता जा रहा है कि ये ऐड है, तो बस इसको इसमें कोई भी गाइडलाइंस वो फॉलो कर रहा होता है और उसमें वो डाल देता है कि जी इसमें, हालांकि इस यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है। दिस नो स्क्रिप्ट फॉल बैक रेफरेंस स्टाइल ऑलरेडी इंक्लूड वी आर डब्ल्यू पी एडमिन स्टाइल, ये ऑलरेडी हमने ये काम किया हुआ है। क्लास एसेट ऑप्टिमाइजर डॉट पी एच पी, वो उसने वही लाइन मेंशन की हुई है, हालांकि इसके ऊपर हमने यहाँ पर ये इसको दिया भी हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर अब हम काउंटर आर्ग्यूमेंट कर भी सकते हैं उसके साथ कि भाई ये ऑलरेडी वर्डप्रेस के किसी भी स्टैंडर्ड के खिलाफ नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है कि इफ द रिव्यूअर हैव फ्लैग दिस दे मे हैव मिसअंडरस्टूड द कोड, दिस इज अ लेजिटिमेट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूजिंग प्रॉपर वर्डप्रेस। ठीक है, तो हम इसके ऊपर काउंटर आर्ग्यूमेंट करके उससे कह सकते हैं कि भाई ये आपने गलत आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है। आप भी कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, आपसे भी गलती हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर आउट ऑफ अ टोटल 17 इंसिडेंसेस, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ उसने वो मेंशन किए हैं, बाकी के हमने भी देखने हैं और ढूंढने हैं। कैसे? आप सिंपली यहाँ पर फाइल्स वन बाय वन शुरू से टॉप से शुरू कर लें, ताकि आपसे कोई फाइल मिस ना हो। जितनी भी आपके पीएचपी फाइल्स हैं उनको अब आप वन बाय वन ऊपर से लेकर नीचे तक स्क्रॉल करते जाएं और देखते जाएं कि कहीं पर अगर आपको इसी तरह से इनलाइन स्टाइल या स्क्रिप्ट या फाइल के अंदर स्क्रिप्ट लगी हुई नज़र आती है, तो आप उसे जो है वो अपडेट कर लें या रिमूव कर लें। ओके, टॉप से बॉटम की तरफ हम देखते आ रहे हैं। तो अब किस तरह से हम हैंडल करें, क्योंकि ये देखिए इसमें हमने पीएचपी कंडीशन ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है कोड, और हमें ये यहाँ इस पेज के ऊपर चाहिए। अ, क्या हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि हम से फाइल ही देते हैं कि अपडेट करके दो। और अब हम इसका जो स्टाइल है वो कंसाइज कर लेते हैं ताकि लेस टोकन्स कंज्यूम हो। चलिए, उसने अप्रोच चेंज कर ली है, ऐड इनलाइन स्टाइल वाला मेथड यूज़ किया है। और सेटिंग्स में आ जाते हैं, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग। नो, आई डोंट थिंक एवरीथिंग इज़ वर्किंग। देखा, ये नोटिस जो है वो हमारे पास आना चाहिए और वो अब नहीं आ रहा सेटिंग्स सेव होने के ऊपर। और खुद भी देख लेते हैं कि उसने किया क्या, मे भी कोई चीज़ एडजस्ट करने वाली हो। आ, चाहिए देखें। ये मेरे ख्याल से स्क्रीन में भी सही नहीं आ रही।
वो डिटेक्ट नहीं कर रहा। प्रिंट स्क्रीन, हमें वैसे हेडर से भी पता लग जाएगा। मेरे ख्याल से ठीक ही था, इसने भी डिटेक्ट किया होगा। ठीक है जी, नोटिस आ गया हमारे पास। ओके, उसके बाद टूल्स डॉट पी एच पी। अच्छा, इसमें भी पी एच पी की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आ रही हैं, तो इसको भी अब प्लॉट से अपडेट करवा लेते हैं। ठीक है, हमारी चीज़ें काम कर रही हैं। ओके, टूल्स के अलावा विजेट्स डॉट पी एच पी। ठीक है जी। ओके, और क्लास टूल्स मैनेजर डॉट पी एच पी है, इसमें हम देख लेते हैं कि किसी जगह पर स्क्रिप्ट इनलाइन स्टाइल या स्क्रिप्ट ना लगी हो। ठीक है, इसमें नहीं है। अब ब्लॉक्स में आ जाते हैं, ब्लॉक यूटिलिटीज डॉट पी एच पी। साथ ही हम फाइंड भी कर लिया करेंगे ताकि हमें पता लग जाए। फाइल अगर लंबी है तो वो उसमें ढूंढ भी। ठीक है, इसमें है लेकिन इसको हम फिक्स कर चुके हैं। इसमें मेरे ख्याल से और इंस्टेंसेस भी हैं, ये देखिए, ये मेरे ख्याल से एको हो रहा है स्टिल। लंबी फाइल है, और ये विजेट्स व्यूज काउंटर का, ये मैं मैनुअली बनाऊंगा ये तो। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें उसने की हुई हैं, कुछ अब रिमूव भी करते हैं। ऑब्वियसली सारी चीज़ें हमने उसी तरह से, इसको हम थोड़ा सिंपलर वर्जन इसका बनाएंगे। तो एक दफ़ा चेक कर लें एलिमेंट और के विजेट्स वगैरह।
डिस्टर्ब। अब यहाँ पर भी हमें ये व्यूज़ काउंटर वाला जो ब्लॉक है इसे हमें रिमूव करना है। वो हमारे पास डैशबोर्ड के टेम्पलेट में होगा। डैशबोर्ड में विजेट्स डॉट पीएचपी, इसमें हमारे पास रेटिंग विजेट आ गया, ये पोस्ट स्लाइडर विजेट है, पोस्ट स्क्रिप्ट विजेट है, ये व्यूज़ काउंटर विजेट है हमारे पास। ठीक है, व्यूज़ काउंटर विजेट हमारा यहाँ से चला गया। उसको बाद में हम बना लेंगे क्योंकि उसके एसेट वगैरह भी हम बना चुके हैं। वो एक यूज़फुल विजेट होना चाहिए, लेकिन उसको हम ज़रा खुद बनाएंगे ताकि उसको थोड़ा मिनिमल रखेंगे। बहुत ज़्यादा वो ओवर कॉम्प्लिकेट की हुई थी चीज़ें उसमें, तो उसको मैं दोबारा से बना लूँगा। आप भी ऑब्वियसली इस तरह के जो वाइब कोडिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें वो बना दिए, तो उसको आप एक दफ़ा रिमूव कर दिया करें या खुद से बनाया करें ताकि उसको आप उसका मिनिमल वर्जन एक रख सकें। ठीक है। सॉरी, ये गलत फाइल में हम रिप्लेस कर रहे थे। ये हम ऑलरेडी मेरे ख्याल से क्लास एक्सटेंशन को रिप्लेस कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अलावा क्लास एक्टिवेटर, क्लास एजेक्स हैंडलर, ये वैसे क्लास रेस्ट एपीआई की हमें ज़रूरत है नहीं, और ये हमने फजूल में अभी फ़िलहाल बनाई हुई है, जिसकी फ्यूचर में मे भी ज़रूरत पड़े। जब फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसकी बना ली जाएगी। लेकिन चलें देखते हैं अभी फ़िलहाल बाकी का रिव्यू, क्योंकि उसमें एक जगह पर रेस्ट एपीआई से रिलेटेड चीज़ें आई हैं, तो वो देखेंगे। अगर हमें ये अभी चाहिए हुई तो हम इसको ऐड रख लेंगे बाद में, नहीं तो रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसमें भी कोई स्क्रिप्ट हमारे पास ऐसी नहीं है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक में आ जाते हैं, क्लास पब्लिक डॉट पीएचपी। ठीक है जी, इसमें भी इनलाइन वाला मेथड यूज़ करके ऐड कर दिया उसने। ठीक है, चीज़ें चेक करनी है कि वो चल रही हैं कि नहीं चल रही। ठीक है भाई, बाकी काम चल रहे हैं हमारे पास। ठीक है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई फाइल सारी हमने वन बाय वन चेक करके आ गए हैं, और किसी में भी स्क्रिप्ट या स्टाइल का टैग हमारे पास नहीं रह गया। स्क्रिप्ट हमने चेक कर लिया था। अभी मैं वन बाय वन ये स्टाइल भी चेक कर लेता हूँ। अच्छा,
अब साथ-साथ हम इसका ना रिप्लाई भी लिखते जाते हैं ताकि हम कोई चीज़ बाद में भूल ना जाएँ उसको बताते हुए कि स्क्रैच से हम फ्रॉम टॉप शुरू कर लेते हैं। जैसे कि अ, पॉइंट नंबर ये था। ओके, तो वो सही कह रहा है। magicwp2s.com कह रहा है कि जी डाउन है फॉर एवरीवन बट वेबसाइट इज वर्किंग फॉर अस। आई बिलीव मे बी HTTPS वगैरह साथ लगाए बगैर अगर डायरेक्टली ब्राउज़ की जा रही है तो शायद वो इशू आ रहा हो उसमें। देख लेते हैं अभी। यहाँ पर लोड हो रही है साइट किसी जगह पर मे बी कोई क्लाउडफ्लेयर का या कोई इस तरह का एरर ना हो हमारे पास। देखिए वेबसाइट तो लोड हो रही है। वेबसाइट तो चल रही है हमारी। चलें देखते हैं। ठीक है, ये भी कह रहा है वेबसाइट इज़ लाइव। ठीक है, तो हम ये स्क्रीनशॉट साथ मेंशन कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन चीज़ों का साथ साथ ये भी ख्याल रखना कि एक्चुअली जो आप URLs वगैरह दे रहे हो वो काम भी कर रहे हो। अच्छा, अब थर्ड इशू में हमारे पास था। ठीक है, अब हम ऊपर से दोबारा से बारी बारी देखते जाते हैं और इश्यूज को फिक्स करते हैं। और हर ब्लॉग को हर इशू को फिक्स करने के बाद इसी तरह से ईमेल में रिप्लाई लिखते जाते हैं ताकि हम से कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अच्छा, ये वाले हम कर चुके हैं। कॉलिंग फाइल्स रिमोटली, ये मुझे पहले भी आइडिया था कि इस तरह का इशू आ जाएगा हमारे पास। एसेट्स बहुत सारे जब आप वाइप कोड करते हैं तो वो इस तरह की हरकतें करता है कि वो जब तक आपने उसे एक्सप्लिसिटली बताया ना हो कि फाइल्स वर्डप्रेस कहता है कि आपने ऑफलोड नहीं करना स्क्रिप्ट्स को। थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स बहुत एब्सोल्यूट नेसेसरी जो हो वही ऐड करनी है, उसके अलावा बाकी ये इस तरह की स्क्रिप्ट्स आपने इंक्लूड करनी है अपने प्लगइन के साथ। तो अब ये जो इसने क्लाउडफ्लेयर से स्क्रिप्ट्स एनक्यू की हुई हैं इन फाइल्स में, विजेट्स डॉट जेएस में, ब्लॉक्स फ्रंट एंड डॉट जेएस में और सो ऑन, इनको हमने अब लोकली होस्ट करना है।
उसके लिए इनको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको पहले तो मैं इन्हें सेव कर लेता हूँ। आई बिलीव दो ही ये फाइल्स थी, स्वाइपर बंडल min डॉट सी एस एस और स्वाइपर बंडल min डॉट जे एस, तो ये इंक्लूड मल्टीपल टाइम्स हुई हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एलिमेंटोर में, एसेट्स में, जेएस में, विजेट्स डॉट जेएस, विजेट्स डॉट जेएस के अंदर कहाँ पर है हमारे पास ये फाइल। बल्कि स्वाइपर ब्लॉक्स में भी मेरे ख्याल से यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम इसका एक ही स्टैटिक पाथ बना लेते हैं। ओके, इसने दो मेथड बताए हैं। हम ये एनक्यू वाला जो है वो मेथड इस्तेमाल करेंगे। जो पब्लिक फंक्शन हम एलिमेंटोर की जो एक्सटेंशन की क्लास है। ओके जी, अब वो हुआ जिसका डर था कि अब हमारी जो चैट की लिमिट है वो रीच हो चुकी है। अब हम कहते हैं, अच्छा जी, वो अब आर्टिफैक्ट भी बनाने नहीं दे रहा, कह रहा कि काफ़ी सारी आप काम कर चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी कर लेता हूँ, आ, नई चैट बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से ज़रा एक दफ़ा मैं इसे रिवर्ट कर लूँ ताकि हम दोबारा से ये क्वेश्चन उससे कर लें। क्या वो ये क्लास एक्सटेंशन डॉट पीएचपी को भी अपडेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके पास ये लोग दूसरी पुरानी फाइल पड़ी हुई है, तो ये उसी में ये चीज़ें ऐड कर रहा है। ये तो गलत है, हमारी हमारी सारी फिक्सिंग पहले भी ख़राब हो जाएगी। पहले हम ये जेएस की फ़ाइल अपडेट करते हैं। ठीक है, और अब क्लास एक्सटेंशंस डॉट पीएचपी की इसे अपडेटेड फाइल देते हैं।
ये मुझे इसमें अभी भी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि देखो ये ऐड डिसमिस स्क्रिप्ट वाला मुझे ना गड़बड़ लग रही है। देखो ये, इसको हमने चेंज किया हुआ है लेकिन ये स्टिल पुराना यूज़ कर रहा है। अब ये मुझे अभी भी लग रहा है कि वो कंफ्यूज हो गया हुआ या गड़बड़ कर रहा है। देखिए ये वो हम लाइन रिमूव कर चुके हैं कि व्यूज़ काउंटर वाला विजिट हमने ऐड ही नहीं किया हुआ। तो मैं, क्योंकि मुझे ये मेरी नज़रों से गुजरा, ये देखे स्टिल यहाँ से ये व्यूज़ काउंटर वाला फिर से वो उसको ऐड कर रहा है। तो आई डोंट थिंक कि अब क्या गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। फिर इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं अभी। सेटिंग को रहने देते हैं, अब बाद में हमने यूज़ करनी होगी इसे। ठीक है, बस स्वाइपर इसके लिए यूज़ हो रहा है, स्लाइडर के लिए तो वो मेक श्योर करना है हमने कि वो चल रहा हो। अच्छा, ठीक है। अब ब्लॉक्स में भी ये इशू है जेएस में। अच्छा, विजेट्स डॉट जेएस हमने कर लिया, एलिमेंट डॉट जेएस विजेट्स डॉट जेएस में हमने कर लिया। अब ब्लॉक्स फ्रंट एंड डॉट जेएस की फाइल को भी हमने अपडेट करना है। और इसके लिए हमें ब्लॉक्स की भी फाइल चाहिए होगी, वो इंक्लूड्स में हमारे पास क्लास ब्लॉक्स डॉट पीएचपी है। ठीक है, स्वाइपर यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अब ब्लॉक्स फ्रंट एंड डॉट जेएस में हम देख लेते हैं कि लोकली जो फाइल्स हैं कोई कोई आ तो नहीं रही हमारे पास। ठीक है, सीडीएन वाला कोई हमारे पास लिंक नहीं है। ठीक है, हर जगह पर वो फाइल्स हमारी एनक्यू हो रही हैं लोकली।
ओके, प्रोग्रेस हो रही है हमारी, लेकिन अभी बहुत सारे इश्यूज अभी पड़े हैं रिजॉल्व होने वाले, और इनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जिनमें काफ़ी टाइम टेकिंग है। चाइल्ड एक्टिव थीम। अच्छा, इट इज़ नॉट अलाउड फॉर plugins to change the activation status of themes. This is an action that must be prompted by the user. अच्छा, हमारे प्लगइन में क्लास थीम कंपैटिबिलिटी मैनेजर डॉट पी लाइन नंबर 15 के ऊपर ये मसला है। क्लास थीम कंपैटिबिलिटी, थीम कंपैटिबिलिटी मैनेजर में लाइन 25 के ऊपर वो कह रहा है कि जी आप थीम स्विच नहीं कर सकते। अच्छा जी, और क्या है? रिव्यू मिसिंग परमिशन कॉल बैक इन रजिस्टर रेस्ट राउट। ठीक है, रेस्ट राउट में परमिशन कॉल बैक वो कह रहा है मिसिंग है। पॉसिबल केसेस फाउंड ऑन दिस प्लगइन्स कोड, वो क्लास ब्लॉक्स डॉट पी की फाइल में वो कह रहा है कि पॉसिबल फाउंड है। इंक्लूड में क्लास ब्लॉक्स डॉट पी। वो उसके पास ऑलरेडी थी ये क्लास ब्लॉक्स डॉट पी, उसकी अपडेटेड हमारी उसके पास, तो वो उसने उसी में ऐड कर दी है। फिर भी हम भी मेक श्योर कर लेते हैं लाइन नंबर 185 के ऊपर। अच्छा, लाइन 185 अब वो रह नहीं गई, असल में हमने कोड चेंज कर लिया। हम इस फंक्शन को बेसिकली ढूंढते हैं, परमिशन कॉल बैक। ठीक है। ओके, और अब नेक्स्ट अप हमारे पास क्या है? Using load plugin text domain for loading the plugin translation is not needed for wordpress.org directory since। अच्छा, वो कह रहा है कि जी हमारे प्लगइन के अंदर ये जो फाइल है इसमें ये लोड प्लगइन टेक्स्ट डोमेन की ज़रूरत नहीं है। तो हम अब साथ फाइल भी दे देते हैं। ये कौन सी फाइल है हमारे पास?
ये क्लास i18 है। अच्छा जी। और अब हमारे पास क्या है, नॉइसेस एंड यूजर परमिशंस नीडेड फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, अब साथ वो फाइल्स अटैच कर देते हैं कि जहाँ पर ये है क्लास एजेक्स हैंडलर डॉट पीएचपी के अंदर ही ये सारे मसले हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा हम खुद भी देखें कि यहाँ पर है क्या। अच्छा, ये बेसिकली मेरे ख्याल से प्लेस होल्डर यूज़ किया गया है वाइप कोड के दरमियान ही, और वो एक्चुअली अपडेट नहीं हुआ। हमने यूज़ नहीं किया हुआ प्रॉपर अपना नॉस का। ये क्लास एजेक्स हैंडलर में अगर हम आते हैं और लाइन 145 के ऊपर, तो ये देखा, यहाँ पर स्टैट्स गेट करने के लिए ये नोस गेट कर रहा है। लेकिन एक्चुअली ये वो वैसे प्लेस होल्डर टाइप है कि यहाँ पर होना चाहिए एक्चुअल नोस का, उसका जो नेम हमने सेट किया हुआ है, तो वो सेट नहीं थे नेम वगैरह। तो अच्छा, अब इसमें ये एडमिन डॉट पीएचपी में, ठीक है, ये इसने नोस वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर ऐड करेगा चीज़ें। पहले हम इसे अपडेट कर लें, क्लास एजेक्स हैंडलर को। आ, ठीक है, और उसके बाद अब नोस वैलिडेशन के लिए एजेक्स हैंडलर ट्रैक एंगेजमेंट नाउ वैलिडेट्स नोस बिफोर प्रोसेसिंग एनी इनपुट्स एडमिन पेज रिमूव्ड अनसेफ नोसेस वैलिडेशन लॉजिक। ये इसने किया कहाँ पर है, एनक्यू स्क्रिप्ट्स के अंदर। ये हमारे पास होगी क्लास एडमिन डॉट पी एच पी। ठीक है, ये इसमें बल्कि और भी चीज़ें हैं, और ये इसने आई बिलीव फाइल से यूज़ नहीं की। मेरे ख्याल से ठीक ही था कोड, मेरे ख्याल से वो मैं ज़रा ज़्यादा स्क्रॉल कर गया था, या चलें इससे अपडेट एक दफ़ा करवा लेते हैं। ठीक है, एजेक्स की फंक्शनैलिटीज़ देख लेते हैं, काम कर रही हूँ ये ना हो के।
अच्छा, एक और उसने यहाँ पर कहा था सिक्योरिटी नोट की करंट इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें नोस जो है वो ओनली वेरीफाइड फॉर ऑल अदर कंडीशंस आर मेट फर्स्ट, दिस मींस दैट इफ दोस कंडीशंस, ये कह रहा है कि नोस जो है वो चेक नहीं हो रही प्रॉपरली, आपकी दूसरी कंडीशंस जो है उसके साथ एक कन्फ्लिक्ट बन रहा है। एजेक्स हैंडलर डॉट पी एच पी पर ये देखें एग्जांपल्स फ्रॉम योर प्लगइन, जिसमें ये कह रहा है कि ये इस तरह से आप नोस पहले चेक करें to enforce validation proper you should fail early if the nose is missing for example, कि ये अगर इस सेट नोस को पहले चेक करें और उसके बाद जो है वो वेरीफाई करें केस, उसके बाद बाकी के काम करें नोस में। तो यहाँ पर अब क्लास एजेक्स हैंडलर में आ जाते हैं। क्लास एजेक्स हैंडलर, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो वो उसने कर दिया है कि वो पहले नोस चेक हो रही है और उसके बाद जो है वो बाकी के चेक्स हो रहे हैं। अच्छा जी, और वेरिएबल्स एंड ऑप्शंस मस्ट बी एस्केप्ड व्हेन एक्कोड, मेरे ख्याल से ये सारे काम ये हमने इसका ख्याल रखा तो था, फिर भी उसने एक ढूंढ लिया है यार। कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट को मजीद क्या आपने एस्केप करना है यार, ये चलो इसको खुश कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। क्लास एक्सटेंशन डॉट पीएचपी में एलिमेंट और जो वर्जन है इसको हम एस्केप कर देते हैं। क्लास के जी, और अच्छा जी, जेनेरिक क्लास डिफाइन नेम स्पेसेस ऑप्शन, अच्छा, a plugin must have unique function names, namespaces defines class option names, this prevents from, अच्छा हमने वैसे ये नेम जो है वो यूनिक ही रखे हुए हैं सारे। अच्छा, ओके, नेम स्पेसेस हमने यूज़ तो किए हैं लेकिन स्टिल वो कह रहा है कि आपको जो अपने क्लासेस के नेम हैं या जो फंक्शंस के नेम हैं वो आप उनको प्रीफिक्स कर लें अपने अ, उसके साथ। ठीक है, डोंट ट्राई टू यूज़ टू और थ्री, ठीक है, ये तो हमें पता है। अच्छा, कुछ फंक्शंस हैं स्टिल मेरे ख्याल से जहाँ पर हमें कुछ प्रीफिक्सेस की ज़रूरत है, जिनमें मैजिक ब्लॉक में ये जैसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट और रन मैजिक ब्लॉक, चलें इसे इन्हें अब रीनेम कर लेते हैं। मैजिक ब्लॉक डॉट पीएचपी में देख लें कौन कौन से, ये वैसे हमने ये यूज़ किए तो हुए हैं। मैजिक ब्लॉक कांस्टेंट तो कोई भी ऐसा नहीं है हमारा जिसमें हमने नेम यूज़ ना किया हो, ये देखें इसमें एक्टिवेट मैजिक ब्लॉक। अच्छा, प्रीफिक्स के तौर पर इसको वो कह रहा है कि आप
रिवर्स करना पड़ेगा हमें इसे। हमें इसे करना पड़ेगा मैजिक ब्लॉक एक्टिवेट और मैजिक ब्लॉक डीएक्टिवेट। ठीक है, वो जैसे रन है इसको प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स के तौर पर इन्हें यूज़ ना करें। अदरवाइज जो है वो आप अपने मैजिक ब्लॉक या अपने प्लगइन की नेम को प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल कर लें। अच्छा, क्लास कैशिंग इंटीग्रेशन में भी ये कह रहा है कि लाइन नंबर 94 से लेकर काम शुरू हो रहा है। कॉमन प्रीफिक्सेस वो कह रहा है यहाँ पर लुक्स लाइक देयर आर एलिमेंट्स नॉट यूजिंग कॉमन प्रीफिक्सेस। अच्छा। ओके, तो आई बिलीव इशू ये था हमारे पास कि कॉमन प्रीफिक्सेस ये फाइल्स यूज़ कर रही हैं, अदरवाइज इन पर तो ज़रूरत नहीं है। ये स्टैंडर्ड अब क्लाउड के अकॉर्डिंगली ये डू नॉट कैश ए पेज जो है ये एक स्टैंडर्ड है वर्डप्रेस कैशिंग प्लगइन्स का। सो द यूजेज इज़ करेक्ट। और वो अब वो कह रहा है कि मैं कमेंट्स जो है वो ऐड कर दूंगा। अच्छा, इनेबल्ड ब्लॉक्स वो कह रहा है कि एक जेनेरिक नेम है। इसको भी प्रीफिक्स करें। कहाँ पर है हमारे पास ये क्लास ब्लॉक्स डॉट पी पर लाइन 126। क्लास ब्लॉक्स डॉट पी के ऊपर 126 के ऊपर हमारे पास ये लाइन है। इनेबल्ड ब्लॉक्स मैजिक ब्लॉक इनेबल्ड ब्लॉक्स, इसको अभी मैं सर्च करता हूँ कि ये है कहाँ पर। अच्छा, अब क्योंकि हम इसे लोकलाइज कर रहे हैं तो जहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर अब हम इसे चेंज कर लेंगे। यानी कि जेनेरिक नेम नहीं रखना, आप अपनी प्रीफिक्स के साथ रखें। ठीक है, तो ये एक ही जगह पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब क्लास कैशिंग इंटीग्रेशन को अपडेट कर लेते हैं फाइल को।
ठीक है। ओके। और क्लास प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर। ठीक है। अच्छा जी। ठीक है। इसके अलावा भी क्लास प्लगइन। ठीक है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं, इसलिए क्लास प्लगइन हम रख सकते हैं। स्टिल इसकी बात को सुन लेते हैं, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि सेव पोस्ट सेव सेटिंग क्लासेस को वो कह रहा है कि आप प्रीफिक्स कर लें। ओके, तो फाइनली लास्ट सेक्शन है हमारे पास अनसेफ एसक्यूएल कॉल्स का। इसमें मोस्टली वही चीज़ हाईलाइट की गई है जिसमें हमने मेरे ख्याल से कमेंट पास किया था। पोस्ट आईडीज़ के स्ट्रिंग जो बनाए थे उसमें स्टिल इसको हाईलाइट किया गया है, या इसको रिव्यूअर ने कहा है कि भाई इसको नहीं, आपने इस तरह से नहीं करना। स्टिल चूँकि क्लॉड वगैरह ने भी हमें कह दिया था, हमने को पायलट वगैरह से भी पूछा था, उसने भी कहा था कि जी आप इसको कमेंट दे दें, ये इसी तरह से वैलिड हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज मेंशन किए गए हैं, और साथ हमें रिव्यूअर बाज़ात अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता होती या वो मे बी अपडेट हो चुकी है, और जो आपके कोडिंग असिस्टेंट्स हैं वो भी मे बी उसको कैच नहीं कर पाते प्रॉपरली, तो रिव्यूअर ने कुछ एग्जांपल देने के बाद एक एग्जांपल स्निपेस्ट भी दिया है कि भाई आप इस तरह से जो एरेज बनती हैं उनको भी आप कर सकते हैं। WPDB की प्रिपेयर वाली स्टेटमेंट जो है उसमें आप प्लेस होल्डर्स के तौर पर आप आईडीज़ भी पास कर सकते हैं, जिनमें एग्जांपल उसने दी हैं कि आपके इन ब्लॉक्स में, इन फाइल्स में ये कोड मौजूद है। टोटल 5 इंसिडेंसेस हैं। तो चलें इसको भी क्लाउड को देकर देखते हैं कि वो क्या कहता है इसको फिक्स करने के बारे में। तो यहाँ से हम इस पूरी एग्जांपल को कॉपी करते हैं। ओके, यहाँ पर उसने एक वर्डप्रेस में इसी तरह के जो इश्यूज होते हैं उनको ट्रे क्योंकि वर्डप्रेस अपडेट होता रहता है, उसमें इसी तरह से लोग बग्स रिपोर्ट करते हैं, और ये एक टिकट जो है उसने बताया हुआ है कि यहाँ पर रेज़ किया गया था। इसमें
चीज़ें मेंशन की गई हैं, डिटेल बताई गई है कि किस तरह से जैसे हम इनका यूज़ करते हैं ऑपरेटर एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर, तो उसमें इम्प्लोड वगैरह कैसे यूज़ करना है आपने, और सो ऑन। तो यहाँ पर ये उसकी कुछ मज़ीद डिटेल आपको देखने को मिलेगी। आपके इशू डिफरेंट हो सकता है, उसमें आपको रिव्यूअर जो है वो एग्जांपल भी देगा, और रिव्यूअर आपको बताएगा भी कि इसको किस तरह से फिक्स किया जा सकता है, और इसके बारे में वर्डप्रेस के अपडेट्स क्या कहते हैं, या वर्डप्रेस के कोड ट्रेसेस क्या कहते हैं, जहाँ पर इन इश्यूज़ को एड्रेस किया गया है। तो यहाँ पर हम ये सारा उसका रिप्लाई जो है वो दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हमारी अ, अच्छा, यहाँ पर थोड़े सी डिफरेंस हैं, जैसे कि ये अच्छा पोस्ट आईडीज़ का स्ट्रिंग ये इन फाइल्स में है, पोस्ट कैरोसेल ब्लॉक डॉट पीएचपी में, और उसके बाद ओके, ये इम्प्लोड वाला थोड़ा डिफरेंट है, इसको सेपरेटली फिक्स करेंगे। ये हमारे पास क्लास डेटाबेस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़र में है, ये पोस्ट कैरोसेल ब्लॉक डॉट पीएचपी में है ये, और यहाँ पर ये ग्रिड ब्लॉक और यूटिलिटीज़ की फ़ाइल में हमारे पास ये कोड मौजूद है। तो सबसे पहले मैं क्लास डेटाबेस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़र को यहाँ पर पास कर देता हूँ। ठीक है, और ब्लॉक्स में पोस्ट कैरोसेल ब्लॉक, ब्लॉक यूटिलिटीज़ है, पोस्ट कैरोसेल ब्लॉक है, और पोस्ट ग्रिड ब्लॉक है आई बिलीव। अच्छा, इसमें भी हमारी चैट लिमिट जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो मैं इस तरह से करता हूँ, सा, एक नई चैट बना लेते हैं, उसमें से के ये हमारी इनिशियल प्रॉम्प्ट है, वो दोबारा दे लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और अब इसे कॉपी करता हूँ मैं। और साथ हमने फिर रिव्यू भी करना है, देखना भी है कि उसने किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की है, वर्डप्रेस के उस जो उसने एग्जांपल दी थी उसको फॉलो किया है या नहीं किया। देखिए, इसमें अगर हम इसको स्टडी करें तो इसमें बताया गया है कि ये आप वेरिएबल बनाते हैं, उसमें इंक्लूड में आप इस तरह से वैल्यूज़ ले आएँ, और उसके बाद आप एरे मर्ज यूज़ कर लें, और उसके बाद ये देखें इनके अंदर आप सिर्फ वो वेरिएबल पास कर देते हैं, तो वो उसी तरह से आपका वो प्रिपेयर एक्चुअली वर्क करता है आपके पास। तो यहाँ पर ये फाइल्स अब हमें फिक्स करके देगा। पहले एक लगा कर देख लेते हैं जितनी देर ये जनरेट कर रहा है।
पोस्ट ग्रिड ब्लॉक, ठीक है। क्वेरी हमारी कहाँ पर लग रही है? लाइन 194 के अराउंड है हमारा ये सिस्टम। ये देखें। ओके, तो ये प्लेस होल्डर उसने बनाई है पोस्ट आईडीज़ की, उसी तरह से प्लेस होल्डर्स का उसने वेरिएबल बना लिया एक। ओके, और फिर उसके प्रिपेयर के अंदर इसने यूज़ कर लिया पोस्ट ग्रिड ब्लॉक में। ठीक है, अब हम पोस्ट ग्रिड ब्लॉक जो है उसको देख भी लेते हैं कि एक्चुअली उसमें, क्योंकि हमने पहले जब फिक्स करने की कोशिश की थी चीज़ें तो वो प्रॉपरली वो काम नहीं कर रही थी क्वेरी। बेसिकली पोस्ट से जो वो इन वाला फीचर है वो काम कर नहीं रहा था, डाटा आ नहीं रहा था, क्वेरी नहीं रन हो रही थी। तो हम इसको एक दफ़ा अब टेस्ट कर लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, ये ग्रिड ब्लॉक लगा हुआ है इसके ऊपर, तो कैरोसेल भी लगा हुआ है। ओके, तो ये डेटा आ रहा है हमारे पास, ये इस बात का सबूत है कि ये चीज़ें चल रही हैं प्रॉपर। और थोड़ा सा इशू हमारे पास आ गया है इसका, आ, ये जो पोस्ट कैरोसेल है हमारे पास, स्वाइपर जो है वो अब चलना बंद हो गया इसमें। ठीक है, ये उसने बता भी दिया कि बिफ़ोर जो है वो क्या था और आफ्टर मैंने क्या किया। इसको बिफ़ोर और आफ्टर के वाले ब्लॉक्स को भी आपने देखना है। कि ये पोस्ट कैरोसेल वाला है, लेटेस्ट फाइल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टैट्स आ रहे हैं बेसिकली, और इशू अब स्वाइपर का देख लेंगे कि वो लाइब्रेरी वगैरह में भी प्रॉपरली वो इंक्लूड नहीं हो रही होगी या इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होगी स्वाइपर की, चूँकि हमने लोकल कर लिया और उसके जावास्क्रिप्ट फाइल में भी कोई चेंज किया था। तो उसको भी चेक करवा लेंगे क्लाउड से या खुद देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो फाइल्स ने प्रोवाइड की है वो क्लास डेटाबेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़र की फ़ाइल है। इसमें भी वो चेंजेस उसने किए हैं एसक्यूएल से रिलेटेड। तो क्लास डेटाबेस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़र, ठीक है। देखिए, अब उसने प्रॉपरली वो आ, जो प्रिपेयर की स्टेटमेंट है उसमें सारा वो उसी तरह से पोस्ट आईडीज़ को उसने इसी तरह से कर लिया है। उसको उनको एरे वगैरह उसकी बनाकर और उसके बाद उसको इस्तेमाल कर लिया है जहाँ पर करना चाहिए उसे, यानी कि प्लेस होल्डर उसने यूज़ कर लिए हैं। ओके, और उसके लिए अब टूल्स को एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ और डेटाबेस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़र को एक दफ़ा चला के देख लेते हैं। डेटाबेस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो वो हो रहा है हमारे पास फंक्शन, यानी कि चल रहा है, और आई थिंक
should resolve the issues। ठीक है, फिर भी इसे फाइंड कर लेते हैं, पोस्ट आईडी स्ट्रिंग कहाँ कहाँ पर है। क्लास ब्लॉक के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। इससे भी हमने फिक्स करवाना है, क्योंकि वो उसने मेंशन नहीं की, लेकिन ये भी एग्जिस्ट करती है, मेंशन में भी की भी हो, हमने अगर देखी नहीं है। पोस्ट कैरोसेल मेंशन किया हुआ, डेटाबेस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़र, डेटाबेस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़र। ठीक है, वो उसने मेंशन नहीं भी किया तो, लेकिन उसने बताया हुआ कि टोटल 5 इंसिडेंसेस हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, इस फाइल में भी मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर ये यूज़ हो रहा है। तो अब हम क्लॉड को कह देते हैं, इससे भी कर देते हैं। कि अच्छा जी, बिफोर वो कह रहा है कि ये था अनसेफ मेथड, और आफ्टर उसने वो काम किया है जो रिव्यूअर ने सजेस्ट किया था। ठीक है, अब हम एक दफ़ा इस पेज को रीलोड करके देख लेते हैं, और मैं एलिमेंटोर को भी देख लेता हूँ। अच्छा, एलिमेंटोर में मसला ये है कि एलिमेंटोर के जो विजेट्स हैं, इनमें कैरोसल जो चल रहा है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर चल तो वैसे नहीं रहा। एलिमेंट्स में अगर हम आते हैं तो कंसोल में आते हैं तो एरर तो कोई नहीं है, लेकिन स्वाइपर चल नहीं रहा। नॉर्मली जो स्वाइपर है वो एलिमेंटोर का, अगर आप विजेट्स बनाते हैं तो एलिमेंटोर में भी स्वाइपर इंक्लूडेड होता है। मे बी इंक्लूडेड होता है, मैंने पहले चेक किया था तो आई बिलीव कि इंक्लूडेड होता है। अगर नहीं है तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली जो स्लाइडर्स आप बनाते हैं तो एलिमेंटोर का भी अपना स्लाइडर का विजेट है, तो लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है जिसको वो यूटिलाइज कर लेता है। लेकिन अभी मैं अगर नोट करूँ तो हमारे पास ये जो कैरोसल है ये चल नहीं रहा, यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं चल रहा। और ब्लॉक्स में मतलब यहाँ पर स्टाइलिंग आ रही है उसकी, लेकिन ये जो उसकी वर्किंग है फंक्शनैलिटी, वो काम नहीं कर रही। और इसमें तो इंटायरली उसकी फंक्शनैलिटी ही हमारे पास काम नहीं कर रही, वो स्वाइपर का स्लाइडर बन ही नहीं रहा वो। ठीक है, तो एक दफ़ा हम क्या करते हैं, मेक श्योर कर लेते हैं एसेट्स में, आ, जो हमारा वैसे एसेट्स का फोल्डर है यहाँ, इसमें जेएस में ओके, तो यहाँ पर हमने स्वाइपर आई बिलीव ऐड किया था, लेकिन वो यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही फाइल। अच्छा, अब हुआ क्या है कि हमने, आपको याद होगा, एसेट ऑप्टिमाइज के बटन पे भी क्लिक किया था, तो उसमें कुछ जो स्क्रिप्ट्स हैं वो हमने इंक्लूड और एक्सक्लूड करनी थी कि उनकी मिनीफाइड फाइल जो है वो नहीं बनाता वो। जिनकी मिनीफाइड फाइल नहीं बनाता तो वो उसको आई बिलीव रिमूव भी कर देता है। तो एक दफ़ा मैं क्या करता हूँ कि आप इसको ज़रा काउंटर चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो एसेट्स का फ़ोल्डर है इसके अंदर, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो लिंक्स थे हमारे पास ऊपर स्वाइपर के, जैसे कि ये स्वाइपर बंडलर डॉट मेन डॉट सी एस एस है, इसको ज़रा मैं सी एस एस के फोल्डर में रखता हूँ, एसेट्स में, सी एस एस में ये, और ये हमारे पास जे एस फाइल है।
ठीक है। और अब मैं यहाँ से ब्लॉक्स के पेज को रीलोड करता हूँ। ओके, तो ये देखिए अब स्वाइपर चल रहा है। तो आई बिलीव जब हम एसेट ऑप्टिमाइज पे क्लिक करते हैं यहाँ से टूल्स में, तो वो चूंकि वो ऑलरेडी मिनीफाइड फाइल बनी हुई है, वो उसको मिनीफाई करने की बनाने की कोशिश करता है, तो वो गड़बड़ कर देता है। रीजनरेट करते हैं, ये देखें, और ठीक है वही काम हो रहा है, वो फाइल्स रिमूव कर रहा है। तो इनको अब हमें एक्सक्लूड करना होगा। ये जेएस की फाइल है, इसको जेएस के फोल्डर में दोबारा रख देते हैं। ये सीएसएस की फाइल है, और इसको एसेट्स में सीएसएस के फोल्डर में रख देते हैं। ठीक है। और अब यहाँ पर हम जो क्लास एसेट ऑप्टिमाइज़र है, यहाँ पर इसमें से एक्सक्लूड को देखते हैं कहाँ पर हमने एक्सक्लूड करवाई हुई हैं स्क्रिप्ट्स। आई कहाँ पर हमने ये फंक्शनैलिटी लगाई हुई है, देखा आपको वो, क्योंकि जब हमने अपने हाथों से लगाई नहीं हुई, सारा वाइप कोड किया हुआ है, तो हमें अब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा उसको ढूंढने में। यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है इसकी, ये एसेट्स के फोल्डर के अंदर जो भी है वो उसको मिनीफाई कर रहा है, और अगर वो मिनीफाइड फाइल नहीं है तो उसको आई बिलीव रिमूव कर रहा है। एक दफ़ा अगेन ट्राई करते हैं, इसको रीलोड करता हूँ। ओके, ठीक है, हमने जब एनक्यू कर लिया है उन ऑप्टिमाइज्ड फाइल्स को, तो अब वो उन्हें रिमूव नहीं कर रहा। तो चलें एक दफ़ा फिर मैं देख लेता हूँ, मेक श्योर, डबल चेक। ओके, तो फाइनली हमने ये इशू भी साथ ही देख भी लिया, और उसे हमने रिजॉल्व भी कर लिया। ओके, तो यहाँ पर भी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो साथ साथ आपने बाकी भी देखनी होती हैं। तो ओके, तो आई होप
कि हमने सारे इशू रिज़ॉल्व कर लिए हों। वैसे वर्डप्रेस कहता है कि भाई आपने थॉरोली चेक करना है, रिप्लाई करने से पहले सारे इश्यूज़ को फिक्स करने के बाद आपने कहना है कि पूरी इंटायर ईमेल रीड करें, टेक टाइम, अंडरस्टैंड करें, जो इशू शेयर किए हैं उसके अलावा भी इश्यूज सिमिलर हो सकते हैं तो आप उसको चेक करें। PHP CS या प्लगइन चेक के थ्रू वो कह रहा है कि चेक कर लें, वो हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ है। प्लगइन चेक में तो हमारे पास बाज़ एरर्स आए भी नहीं थे जो इसने दोबारा से मेंशन किए हैं। मैजिक ब्लॉक को हम अगेन चेक कर लेते हैं। और ये काफ़ी सारे एरर्स जो हैं वो स्टिल वो हैं हमारे पास डेटाबेस के, कम हो गए हैं, लेकिन अब हमारे पास दोबारा से सिक्योरिटी और नोस वेरिफिकेशन के जो एरर्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं। क्लास एजेक्स हैंडलर में अगर लाइन 140 के ऊपर देखें तो क्लास एजेक्स हैंडलर में लाइन 140। ओके। अच्छा, इसमें इशू ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी हमने दी हुई है कि अलाउ स्टैट्स विदाउट नो सिंस दे आर पब्लिक रीड ओनली डेटा बट स्टिल वैलिडेट द रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो क्लास आई बिलीव एजेक्स हैंडलर में नोस का इशू फिक्स हो गया है, लेकिन स्टिल आई बिलीव उसने जो प्लेस होल्डर्स यूज़ किए हैं यानी कि जो नोस नेम्स हैं वो उसने उसी तरह से कर लिए हैं। WP_नोस चाहिए, उसने PHP CS के इग्नोर के जो कमेंट्स हैं वो ऐड कर दिए हैं।
ओके, ये कुछ कंसोल में चीज़ें आ रही हैं, कंसोल में लॉग हो रही हैं। इनको हमने आई बिलीव सिर्फ टेस्टिंग और बग फिक्सिंग के लिए ऑन किया था, तो ये चीज़ें हमने कंसोल लॉग में जो है वो ख़त्म करनी है। कंसोल लॉग उनका कि लॉग कंसोल में चीज़ें इस तरह से लॉग ना हो प्रोडक्शन प्लगइन के ऊपर। ठीक है, अब नॉइस वेरिफिकेशन वाले एरर्स जो हैं वो हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। कुछ जो हो सकते थे उसने रिजॉल्व कर दिए हैं, जो जहाँ पर ज़रूरत नहीं है नॉइस वेरिफिकेशन की वहाँ पर उसने वो PHP CS के कमेंट्स ऐड कर दिए हैं। ठीक है, उसके अलावा ये हमने उनके अकॉर्डिंगली कर दिया है फिक्स। ब्लॉक यूटिलिटीज़ डॉट PHP की फ़ाइल अगर हम देखें, इसमें लाइन नंबर 44 के ऊपर हमारे पास ये उसी तरह से हमने यूज़ कर लिया हुआ है प्रिपेयर का, जिस तरह से उन्होंने मेंशन किया था। तो अब स्टिल जो है वो ये इसका वो PHP CS का यहाँ पर हम नोट ऐड कर सकते हैं। ओके, ऑब्वियसली वो एग्जैक्ट जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, वो एग्जैक्ट उस लाइन के ऊपर जो है वो वहाँ पर हम ऐड नहीं कर सकते कमेंट। तो हम मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, ये कमेंट रहने देते हैं रिव्यूवर के लिए, ताकि वो चेक करके हमें बता दे अगर स्टिल हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेक्टली नहीं की है तो। चलें, फाइनली अब हमने सारे इश्यूज जो हैं वो ये एड्रेस कर लिए हैं जो यहाँ पर थे। आ, ओके, और यहाँ पर अब हम इसे बता देते हैं फिक्स्ड। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि अब इस प्लगइन को आपने जब दोबारा रिव्यूअर को बताना है कि चेक कर लें मैंने अपलोड कर दिया है, गो टू ऐड योर प्लगइन्स, यानी कि प्लगइन ऐड करने वाले पेज पर आप जाएं, अपनी उस आईडी से लॉग्ड इन हों जिससे आपने पहले प्लगइन सबमिट किया था। तो यहाँ पर एंड अपलोड एन अपडेटेड वर्जन ऑफ दिस प्लगइन। ठीक है, यू कैन अपडेट द कोड देयर वेयर एवर यू नीड टू। ओके, अब यहाँ पर हमने अपलोड अ न्यू वर्जन ऑफ मैजिक ब्लॉग फॉर रिव्यू। यहाँ पर एहतियातन मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो वर्जन है वो चेंज कर देता हूँ, 1.0.1 कर देता हूँ, और रीडमी में 1.0.1 करके इसको हम कह देते हैं प्लग इन बग फिक्सेस। ठीक है, और ओके, और यहाँ पर स्टेबल टैग में भी 1.0.1 हम कर देते हैं एहतियातन। ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी हम रिव्यूअर की कन्फ्यूजन से बचने के लिए यहाँ पर नया जो है वो इसे दे देते हैं। अब हमने इसकी जिप फाइल बनानी है। जिप फाइल बनाने के लिए यहाँ पर मैं आता हूँ, अब आपको याद होगा कि इसमें गिट का फ़ोल्डर भी साथ चला जाएगा, तो उससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि व्यू में आते हैं और
यहाँ पर बल्कि इस प्लगइन की मैं एक कॉपी बनाता हूँ और इसे पहले डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। ठीक है, और अब इसमें व्यू में आते हैं, शो हिडन आइटम्स, और ये गिट का फ़ोल्डर अब यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और अब आप इस मैजिक ब्लॉग की ज़िप फाइल बना लें। ठीक है, अब हम इसको अपलोड कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हमने प्लगइन अपडेट कर दिया और अब आपने ईमेल के ऊपर रिप्लाई भी कर देना है जो रिव्यूअर है उसे। ठीक है, तो यहाँ से सेंड कर देते हैं। ओके, तो चलें अब दोबारा वेट करते हैं। उम्मीद है कि जो अप्रूवल की तो मुझे सेकंड में भी बहुत कम ही उम्मीद होती है। उम्मीद है कि हम इश्यूज़ एड्रेस कर पाए होंगे सारे, और अगर कुछ कोई रह गए हैं तो रिव्यूअर हमें बता देगा, लेकिन उम्मीद है कि हम या जो है वो होप्स हाई रखते हैं कि हम इस इश्यूज़ फिक्स कर चुके होंगे। स्टिल कोई होंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में चेक कर लेंगे कि अगर कोई और मज़ीद ईमेल आती है मेरे पास रिव्यू से रिलेटेड, तो वो भी आपके सामने ऑन स्क्रीन ही होगा सब कुछ, जब तक अप्रूव नहीं हो जाता प्लगइन और सो ऑन सारी चीज़ें ऑन स्क्रीन रिकॉर्डेड आपको मिलेंगी इस कोर्स में। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वीडियो पर जब आप आएँ तो आपको बताएं कि बस मैंने कर लिया था, ऐसे कर लिया था। कोशिश मैं यही करूँगा कि आपको सारी चीज़ें जो है वो एड्रेस करके बता दूँ। और जब आप अ, कर लेंगे सबमिट, तो आपको अगेन एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई ये हमने रिसीव कंफर्मेशन है कि रिसीव हो गई है। तो उसके बाद फिर अब रिव्यूअर इसको चेक करेगा अगेन, और चेक करने के बाद आपको इसका रिस्पॉन्स जो है वो देगा। तो चलें इसको वीडियो को बंद करता हूँ और वेट करते हैं कि नेक्स्ट रिव्यू ईमेल हमें होपफुली जल्दी आ जाए। पहली ईमेल आने में हमें तकरीबन 2 हफ्ते लग गए हैं पहले रिव्यू का ईमेल आने में, तो अब उम्मीद है कि अब जब रिव्यू स्टार्ट हो गया तो हमें ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाएगा। लेकिन चूँकि आज सैटरडे है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सैटरडे संडे को रिव्यूअर्स मोस्टली अवेलेबल नहीं होते, तो मंडे या ट्यूसडे को होपफुली हमारे पास इसका ईमेल जो है वो आ जाएगा। अगर पहले आ गया तो हम पहले इसको बाकी के इश्यूज़ जो अगर कोई हाईलाइट होते हैं तो उन्हें फिक्स कर लेंगे।